हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अपना जो एसएससी का आज टेस्ट हुआ था वो टेस्ट था SK SSC 2 ATKN। ये टेस्ट 16 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में टेस्ट हुआ था एसएससी CGL प्री में। एक एक करके सारे क्वेश्चन उठाते हैं। सारा आज का जो टेस्ट था ओवरऑल बहुत इजी था। मतलब क्वेश्चंस जो थे लगभग लगभग मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके जनरली क्लासेस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन इजी थे। देखते हैं चलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आई एम वेक्स्ड एट हिम फॉर वट ऑल ही हैज़ डन फॉर हिम टिल डेट। कह रहा है आई एम वेक्स्ड एट हिम। देखो, वेक्स्ड एट हिम नहीं होता, वैक्स्ड विद समबडी होता है। वैक्स का मतलब होता है अनोइड, तो आई एम अनोइड विद हिम, है ना। आई एम अनोइड, वैक्स्ड के साथ एट नहीं यूज़ होता, विद यूज़ होता है। आई एम वैक्स्ड विद हिम फॉर वट ही हैज़ डन फॉर हिम टिल डेट। जो भी उसने उसके लिए किया है उससे मैं उससे बुरा नाराज हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आगे कह रहा है द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट if they persist in their obstructionist attitude, they would be punished. The manager warned his team members, फर्स्ट पार्ट ओके था। दैट इफ़, कई जगहों कई लोगों को तो ये लगा होगा कि दैट के साथ इफ़ कैसे आ रहा है, लेकिन ये दैट और इफ़ बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, फर्स्ट कंडीशनल का ना इन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई हुई है। तो फर्स्ट कंडीशनल की जब इनडायरेक्ट बनती है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। तो इफ़ दे परसिस्ट नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए इफ़ दे परसिस्टेड। इफ़ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इफ़ दे परसिस्ट की जगह इट शुड बी इफ़ दे परसिस्टेड। आगे देखो, कह रहा बोथ टेसिटर्न एंड डैश डेनियल सेल्डम स्पोक एंड नेवर स्पेंट मनी। तो बोथ टेसिटर्न, टेसिटर्न तो होता है जो चुपचाप रहता है। तो देखो इसने क्या लिखा है, बोथ टेसिटर्न एंड डैश, डैश था डेनियल सेल्डम स्पोक, कभी नहीं बोलता था, यानी कि टेसिटर्न की बता दी। एंड नेवर स्पेंट मनी, और पैसे भी खर्च नहीं करता था, यानी कि कंजूस था। कंजूस वाला वर्ड चाहिए हमें। तो बोथ टेसिटर्न एंड वेरी, वेरी का तो मतलब होता है कॉशियस, केयरफुल। चीप तो हो जाता है सस्ता, बंदा सस्ता नहीं होगा, है ना। डिस्क्रीट जो वर्ड है ये भी होता है कॉशियस, केयरफुल। माइजरली, माइजरली का मतलब होता है कंजूस। तो बोथ टेसिटर्न एंड माइजरली। देखो माइजर जो वर्ड होता है ना वो एक नाउन होता है, और जब भी किसी नाउन के साथ एल वाई लग जाए तो वो हमेशा एक एडवर्ब बनता है। जब भी किसी नाउन के साथ क्या लग जाए, एल वाई लग जाए, तो वो हमेशा एक एडवर्ब बनता है। माइजरली जो है एक एडवर्ब है। हमें यहाँ पे, सॉरी, नाउन के साथ जब एल वाई लगता है एडजेक्टिव बनता है। आई एम सॉरी, नाउन के साथ जब एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। हमें यहाँ पे डैनियल के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए था, दैट एडजेक्टिव इज माइजरली। ठीक है ना। बोथ टेसिटर्न एंड माइजरली, डैनियल सेल्डम स्पोक एंड नेवर स्पेंट मनी। ठीक है। ही वॉज टू डैश टू मेक ए स्टेटमेंट। ही वॉज टू डैश टू मेक ए स्टेटमेंट। ही वॉज स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। ठीक है। ही वॉज टू शाय, शाय होता है शर्मीला, वो इतना शर्मीला था कि बॉस के सामने बिल्कुल बोल नहीं पाता था, हो सकता है, पता नहीं। ही वॉज टू टायर्ड, टायर्ड नहीं हो सकता। ही वॉज टू टिमिड, अच्छा टिमिड भी होता है शाय। फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल सिनोनिम है। एंड ही वॉज टू कवर्ड, अरे कवर्ड भी सिनोनिम आ गया। शाय, टिमिड एंड कवर्ड ये तीनों सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन तीनों में अब देखना ये पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा। तो देखो जो कवर्ड ऑप्शन है ना, कवर्ड जो वर्ड होता है, दिस वर्ड इज ए नाउन, कवर्ड इज ए नाउन, एंड शाय और टिमिड जो हैं दोनों एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पे शाय या टिमिड में से एक ऑप्शन आना है। नाउन हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, क्योंकि टू जो है ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ही वॉज टू शाय या ही वॉज टू टिमिड। तो अब इन दोनों के एग्जैक्ट मीनिंग पे जाना पड़ेगा। तो देखो शाय जो होता है वो होता है लैकिंग कॉन्फिडेंस, लैकिंग करेज। लेकिन कब, इन कंपनी ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ रहने में इसको प्रॉब्लम होती है, दूसरों के सामने जाने में प्रॉब्लम होती है। और टिमिड होता है लैकिंग कॉन्फिडेंस
इसको प्रॉब्लम, इसका कॉन्फिडेंस कब खत्म होता है? जब ये दूसरों के सामने कुछ बोलना चाहता है, दूसरों से कुछ पूछना चाहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कहना है? टू मेक ए स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। बॉस के सामने बुलवाना है इसको। तो बुलवाना है तो हमें जो वर्ड चाहिए, दैट वर्ड इज टिमिड। ठीक है ना। शाय जो होता है किसी के साथ रहने में, किसी के सामने खड़े होने में इसको शर्म आती है ना, घबराता है। और टिमिड होता है किसी के सामने बोलने में घबराता है। ठीक है, अगला वर्ड देखो। अगला है रीइटरेट का सिनोनिम बताना है। रीइटरेट बड़ा इजी सा वर्ड है, आर्टिकल्स में कई बार पढ़ा है। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना। फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है वो आंसर है। एब्यूज़ हो जाता है गाली देना, प्रिटेंड होता है बहाना करना, डिटेस्ट होता है हेट करना, नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड इज निनकम्पूप। निनकम्पूप जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड पर्सन। ठीक है, निनकम्पूप। ठीक है, निनकम्पूप का सिनोनिम बताना है। सेकंड ऑप्शन में फूल दिया ही है। वाइज इसका एंटोनिम है। लवर और कंपेनियन का इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कंपेनियन हो जाता है साथी। नेक्स्ट वर्ड इज पेल्यूसिड, जिसका हमें एंटोनिम बताना है। पेल्यूसिड जो वर्ड है इसमें देखो ल्यूसिड लगा है। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। पेल्यूसिड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वेरी क्लियर। और इसका जो एंटोनिम होगा वो एंटोनिम बनेगा मर्की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में जो मर्की गिवन है वो मर्की हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है, टॉर्पिड जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, लेथार्जिक, हैविंग नो एनर्जी। एक्सप्लिसिट होता है एक्सप्लेन्ड, क्लियर। मर्की होता है थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डर्टी। और लिम्पिड जो वर्ड है ये भी होता है क्लियर। तो लिम्पिड और पेल्यूसिड दो सिनोनिम होते हैं। ठीक है, मर्की इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट वर्ड का मतलब होता है जिद्दी, अड़ा हुआ मैन। देखो वर्ड में लिख रहा है अड़ा हुआ मैन। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। इसका हमें एंटोनिम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज रिजिड। रिजिड तो कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गया, कठोर, कट्टर टाइप होता है रिजिड। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है जो चेंज हो जाए। एडामेंट होता है जो चेंज ना हो, फ्लेक्सिबल हो जाए जो चेंज हो जाए, है ना। फिक्स्ड भी इसका सिनोनिम टाइप हो जाता है और अनशेकेबल भी इसका सिनोनिम टाइप हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइन्थ में देखो कह रहा है टू रेंगल ओवर एन एस शेडो। रेंगल, WRANGLE, रेंगल। दंगल वर्ड है ना, रंगल दंगल। तो रंगल, रेंगल जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है दंगल, मतलब कि फाइट करना। ओवर एन एस शेडो मतलब वो गधे की परछाई पे लड़ाई कर रहा है कि भाई ये गधे की परछाई तो मेरी है, गधा तेरा है कोई बात नहीं, परछाई मेरी जगह पे आ रही है तो ये मेरी है। ठीक है, टू रेंगल ओवर एन एस शेडो का मतलब होता है छोटी मोटी फालतू की बातों पे लड़ाई करना। थर्ड ऑप्शन टू क्वर्ल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल का मतलब ये होता है छोटी मोटी बात, तो छोटी मोटी बात पे लड़ाई करना इज टू रेंगल ओवर एन एस शेडो। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मेक वंस फ्लैश क्रीप। कह रहा है मेक वंस फ्लैश क्रीप, बंदे की फ्लैश कोई क्रीप करना करना लग गया, मतलब कांप सा रहा है बंदा। टू फ्राइटन समवन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है फादर वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। फादर would have been appreciated your efforts if you had informed him। तो फादर वुड हैव बीन क्यों ला रहा है भाई, थर्ड कंडीशनल यूज कर रहा है ये। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम, तो फादर वुड हैव अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। थर्ड कंडीशनल में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वुड हैव अप्रिशिएटेड देखो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। वुड हैव बीन जो है ये तो पैसिव वॉइस हो जाता है, हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं चाहिए। अगला देखो, कह रहे नेहा वॉज सरप्राइज्ड बाय हर रिजल्ट। देखो सरप्राइज्ड बाय जो वर्ड होता है ना इसका तो मीनिंग यूज होता है शॉक्ड। सरप्राइज्ड बाय समवन की सेंस में यूज होता है। ठीक है, लेकिन समथिंग के लिए हम यूज करते हैं सरप्राइज्ड एट। तो नेहा वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। ठीक है, और सरप्राइज्ड एट जो है ये हम समथिंग के लिए यूज़ करते हैं। और सरप्राइज्ड एट का जनरली मीनिंग ना नेगेटिव सेंस में होता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट। और शॉक्ड मीनिंग हो जाता है सरप्राइज्ड बाय का। ठीक है, अगला देखो, कह रहे स्टडी ऑफ ट्यूमर्स को क्या बोलते हैं, वन वर्ड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज
ओइनोलॉजी, ओइनोलॉजी जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ वाइन्स। जो वाइन की स्टडी करता है, दारू की जो स्टडी करता है, उसको बोलते हैं ओनोलॉजिस्ट। ठीक है। और ओंकोलॉजी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओंकोलॉजी का मतलब होता है ट्यूमर्स की स्टडी करना। फेरेनोलॉजी जो ऑप्शन है, इसका मतलब होता है माइंड्स की स्टडी करना, मस्तिष्क विज्ञान जो होता है उसको बोलते हैं फेरेनोलॉजी। और यूपोलॉजी नाम का एक्चुअल में कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है। ये अब एसएससी ने कैसे दे दिया पता नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। अब हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कोई कोई तूफान। ठीक है। आउटपोस्ट जो वर्ड है, ये आर्मी की आउटपोस्ट होती हैं, पोस्ट जो होती हैं मतलब चौकी जो होती है उसको बोलते हैं आउटपोस्ट। आर्काइव जो वर्ड है, ये होता है मेल मेल बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा आर्काइव ऑप्शन आता है। आर्काइव जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पुरानी चीज़ों की कलेक्शन। ठीक है। और जेनिथ जो वर्ड है वो इस क्वेश्चन का आंसर था, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। अगला देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन लिटरेरी। लिटरेरी जो वर्ड है, इसका मतलब होता है राइटिंग्स जो होती हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, साहित्य, साहित्यिक वो चीज़ होती है लिटरेरी। ठीक है। लीकेज जो वर्ड है, लीकेज की स्पेलिंग गलत है, LEKE नहीं चाहिए हमें, LEAKAGE, लीकेज। ठीक है। लोडेबल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। और लोफर तो वर्ड सुना ही होगा। जो लोफर वर्ड यूज़ किया जाता है उस उन पर्सन के लिए जो टाइम को वेस्ट करते हैं इधर उधर घूम के फिर के खाली बैठ के, वो लोग होते हैं लोफर। अगला वर्ड है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक की ही स्पेलिंग गलत है, ANAS नहीं होता, ANES होता है। एनेस्थेटिक जनरली वो दवाई होती है, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ अल्कोहल टाइप की चीज़ लगाई जाती है ताकि उसका दर्द फील ना हो, उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। ठीक है। तो एनेस्थेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे इनसेंसिटिविटी आ जाती है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, टू डिमोलिश समथिंग। कंकरेंस जो वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है एग्रीमेंट। और ब्लिथसम जो वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है। तो ब्लिथसम। तो आंसर जो था 16th का वो था फर्स्ट ऑप्शन, एनेस्थेटिक में ई आएगा, ANE। आगे देख रहे हैं PQRS। कह रहे येट मेकिंग लोन्स टू पुअर पीपल इज़ हार्डली ए पावर्टी क्योर। कह रहा है फिर भी लोन देना गरीब लोगों को इज़ हार्डली ए पावर्टी क्योर। कह रहे ये कोई पावर्टी का क्योर नहीं है, पावर्टी को दूर करने का इलाज नहीं है। सेंटेंस इंडिपेंडेंट तो नहीं लग रहा मुझे, पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आगे देख रहे हैं। कह रहे सेगमेंटिंग द इंडस्ट्री माइट बी वर्थ वाइल इफ़ इट अलाउज मोर ऑफ द पुअर टू गेट एक्सेस टू क्रेडिट। कह रहा है इंडस्ट्री को सेगमेंट करना, सेगमेंट करना मतलब कि इंडस्ट्री को डिवाइड करना, ब्रेक करना, माइट बी वर्थवाइल। कह रहे ये चीज़ वर्थवाइल हो सकती है। वर्थवाइल होता है कोई चीज़ वैल्यूएबल, तो ये चीज़ वैल्यूएबल हो सकती है इफ़ इट अलाउज मोर ऑफ द पुअर टू गेट एक्सेस टू क्रेडिट, अगर इससे गरीब लोगों को क्रेडिट मिलता है। ठीक है भाई। अभी इसमें एज सच कोई चीज़ आई नहीं कि इंडिपेंडेंट ना हो भी सकता है और नहीं भी, अभी हमें नहीं पता। आगे देखते हैं। कह रहा है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कुड टेक द टॉप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू द नेक्स्ट लेवल एंड द रिमाइंडर कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ग्रुप्स एंड रीजनल बैंक्स। कह रहे हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हैं, MNCs जो हैं, कुड टेक द टॉप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू द नेक्स्ट लेवल। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। एंड द रिमाइंडर कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ग्रुप्स एंड रीजनल बैंक्स। और जो बचे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं? कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ग्रुप एंड रीजनल बैंक्स। अच्छा देखो, वैसे क्यू के अंदर क्या कहा था, इसने कहा था कि इंडस्ट्री को अगर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए तो इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। और आर के अंदर देखो हिस्सों में बांट रहा है, कह रहा है MNCs तो माइक्रो फाइनेंस को संभाल लें और बाकी जो हैं वो डेवलपमेंट ग्रुप और रीजनल बैंक्स को संभाल लें।
तो यहाँ पे सेगमेंटिंग कर रहा है, तो शायद क्यू के बाद आर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, बाकी कोई बात नहीं। और ऑप्शन देखते हैं, एस को पढ़ते हैं पहले। कह रहा है प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रोल ऑफ लॉ मैटर टू। प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रोल ऑफ लॉ मैटर टू, ये भी चीज़ मैटर करती है। तो क्यू और आर तो हैं, सेगमेंटिंग की बात कर रहे थे। पी के अंदर देखो क्या लिखा था, पी के अंदर कह रहा था येट मेकिंग लोन्स टू पुअर पीपल इज हार्डली ए पॉवर्टी क्योर। कह रहा है सिर्फ लोन देने से काम नहीं चलेगा। और एस में कह रहा है प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रोल ऑफ लॉ मैटर टू। कह रहा है प्रॉपर्टी के राइट्स और कानून, ये दोनों चीज़ें भी मैटर करेंगी। पी में कह रहा है सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, और एस में कह रहा है ये भी मैटर करती है। तो पी के बाद तो एस चाहिए, और क्यू और आर इकट्ठे चाहिए। पी के बाद एस देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये लो जी, सेकंड ऑप्शन क्यू आर पी एस। क्यू के बाद आर, फिर पी। देखो क्यू और आर में लोन देने की बात की, पी के अंदर आ गया लोन। फिर कह रहा है, पी में कह रहा है कि सिर्फ लोन देने से काम नहीं चलेगा, कानून से भी काम चलाना पड़ेगा, तो एस आ गया लास्ट में। तो क्यू आर पी एस, सिंपल सा था, बहुत इजीली हमने इसको क्रैक कर लिया। आगे बढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो। कह रहा है बट द स्नैरियो हैज़ क्वाइट चेंज नाउ डेज बाय एलोकेटिंग ए स्पेशल बजट ऑफ फंड्स फॉर सिक्योरिटी। कह रहा है आज की डेट में जो स्नैरियो है ना, वो चेंज हो चुका है। इन द लास्ट 10 years बजट टुवार्ड्स द, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, पी, पी तो फर्स्ट हो नहीं सकता। कह रहा है द बजट इन द लास्ट 10 years बजट टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज इज हायर व्हेन कंपेयर टू अदर्स। कह रहा है पिछले 10 सालों में जो बजट है डेवलपमेंट, मिलिट्री फोर्सेस की डेवलपमेंट के लिए, इज़ हायर व्हेन कंपेयर टू अदर्स, वो जो है ज़्यादा है अगर हम दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें। फिर कह रहा है इंडिया इन अर्लियर डेज gave more importance to the development of industry and less importance to other departments। कह रहा है इंडिया जो है ना, अर्लियर डेज में, स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेस टू द डेवलपमेंट ऑफ, लेस इम्पोर्टेंस टू अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब इंडस्ट्री को तो ज़्यादा देता था इम्पोर्टेंस, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स को कम देता था। ठीक है, और देखो क्यू में कह रहा था कि पिछले 10 सालों में बजट जो है वो मिलिट्री का ज़्यादा हो गया, बाकियों का कम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आर जो है वो क्यू से तो पहले आएगा, कहाँ पहले आएगा अभी ये नहीं पता। और पी के अंदर देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है बट द स्नेरियो हैज़ क्वाइट चेंज नाउ डेज, इंडिया इन अर्लियर डेज। और फिर कह रहा है बट द स्नेरियो हैज़ क्वाइट चेंज नाउ डेज। आर के जस्ट बाद ना हमें पी चाहिए। एस को एक बारी और फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्राइटनिंग इंक्रीज इन टेररिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली एमर्जिंग आफ्टर 9/11 टेरर अटैक्स इन यूएस। देखो क्या कह रहा है, पी में तो इसने कहा कि आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो चुका है, हम ज़्यादा बजट सिक्योरिटी के लिए देते हैं। क्यू में कह रहा है पिछले 10 सालों में जो बजट है मिलिट्री फोर्सेस के लिए ज़्यादा हो गया है। आर में कह रहा है पहले हम मिलिट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, हम प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते थे। एस में कह रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्राइटनिंग, और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ गया है। तो देखो आर के बाद हमें पी चाहिए, आर के बाद पी देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। पी आर आ रहा है फर्स्ट में, अगले में भी नहीं आ रहा, पी आर आ रहा है। लो जी, फोर्थ ऑप्शन है आर के बाद पी, यही आंसर बनेगा। आर के बाद पी आ गया, पी के बाद एस आ गया। आर में कहा कि पहले इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, पी में कहा आजकल सिक्योरिटी पे ज़्यादा देते हैं, एस में बताया क्यों देते हैं, क्योंकि 9/11 के बाद से लोगों में डर पैदा हो गया, और क्यू में बता रहा है कि पिछले 10 सालों में हमने इतना पैसा लगा दिया है, मतलब हाइयर बजट दिया है। ठीक है, तो ये भी इजी था, आर पी एस क्यू। आगे देखो, कह रहे वन शुड कीप वंस वर्ड, वन शुड कीप वंस वर्ड। ऑप्शंस देखते हैं, पैसिव बताना है। तो ए वर्ड शुड बी केप्ट, ए वर्ड शुड बी कीपिंग, कीपिंग तो हो ही नहीं सकता, वर्ड की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है पैसिव में। कह रहा वंस वर्ड हैज़ टू बी केप्ट, हैज़ का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। वंस वर्ड शुड बी केप्ट बाय अस, देखो बाय अस नहीं आ सकता, वंस वर्ड शुड बी केप्ट इतना होता ओके था। तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ए वर्ड शुड बी केप्ट। अगला देखो, द ओल्ड मैन सेड थैंक्स आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस अंकित। देखो इसके अंदर क्या है, थैंक्स अंकित कह रहा है, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो
थैंक्स कह रहा है और दूसरा कह रहा है आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस, कि मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगा। तो दो सेंटेंसेज हैं, तो दोनों को बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। देखो, द ओल्ड मैन अपलोडेड अंकित, प्रेज नहीं कर रहा, थैंक यू बोल रहा है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। द ओल्ड मैन थैंक्ड अंकित, ठीक है, थैंक यू बोला, एंड एश्योर्ड हिम दैट ही वुड नेवर फॉरगेट, आई शैल का बना दिया, ही वुड नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस। ठीक है, ये भी हिज काइंडनेस यूज़ किया है, कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है मुझे। अगला और देखो, कह रहा है अंकित वॉज बींग थैंक्ड बाय द ओल्ड मैन फॉर हिज काइंडनेस टुवार्ड एन ओल्ड मैन, फालतू चीज़ें लिख रहा है। और द ओल्ड मैन सेड थैंक यू टू अंकित फॉर हिज, ना 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 ना, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वही आंसर बनेगा। द ओल्ड मैन थैंक्ड अंकित एंड एश्योर्ड हिम दैट ही वुड नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस। ठीक है। आगे क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट को। कह रहा है नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स डैश ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इनटू अ सिंगल होल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कह रहा है नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है डैश करना ऑल द पीपल को नेशन के इनटू ए सिंगल होल, एक ही चीज़ में इकट्ठा करना लोगों को, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। इट इज़ अ डैश दैट बैंड्स टुगेदर ऑल द पीपल in one dash bond, no matter what their religion, caste, language और history may be। अच्छा, इट इज़ ए डैश, ये एक ऐसी चीज़ है जो सारे लोगों को ना इकट्ठा लेके आती है और एक बॉन्ड में बांध देती है, चाहे वो किसी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, लैंग्वेज के हों, हिस्ट्री के हों, कुछ भी हों। इट इज़ अ डैश सीमेंटिंग फोर्स, ये एक ऐसी सीमेंटिंग फोर्स है वेयर बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिव डैश पीसफुली, जहाँ पे सारे पीपल रहते हैं पीसफुली एंड कैन आइडेंटिफाई दमसेल्व एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ नेशन। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है असेंशियल एंड बेसिक पार्ट, जो ज़रूरी हो। ठीक है, ठीक है, बोला सिंपल सी चीज़ जैसी लिख रहा है। ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं एक बारी। कह रहा है नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स डैश ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इनटू ए सिंगल होल। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स सेग्रीगेट। देखो, इंटीग्रेट तो होता है इकट्ठा करना, सेग्रीगेट होता है अलग करना। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग अलग करना तो नहीं हो सकता, फालतू चीज़ हो गई है। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिंग, कॉम्बिंग ऑल द पीपल ऑफ नेशन इनटू अ सिंगल होल। कॉम्बिंग मतलब वही, कॉम करना मतलब मैनेज करना, इकट्ठा करना हो सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स रिसाइडिंग ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इनटू अ सिंगल होल, रिसाइडिंग नहीं, रहना नहीं। कंप्लाइंग, कंप्लाइंग का मतलब होता है ओबे करना। तो कॉम्बिंग ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इनटू अ सिंगल होल, एक ही धागे में पिरो देना, यह तो वो चीज़ है। इट इज़ अ डैश दैट बेंड्स ऑल द पीपल इन वन डैश। ठीक है, इट इज़ अ सेंटिमेंट दैट बेंड्स, इट इज़ अ रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज तो प्लूरल हो गए, तो वैसे ही नहीं आ सकता, ए लगा हुआ है। इट इज़ ए असेंशियल्स, असेंशियल भी नहीं आ सकता, एन होना चाहिए पहली चीज़, और असेंशियल्स हो गया ये भी। और इट इज़ अ फाइनेंसिस, एक ही ऑप्शन है, इट इज़ ए सेंटिमेंट दैट बैंड्स ऑल द पीपल इन वन डैश बॉन्ड, वन रियल बॉन्ड, वन कॉमन बॉन्ड, वन नॉमिनल बॉन्ड, वन सिमिलर बॉन्ड। रियल बॉन्ड में बांधता है, कॉमन बॉन्ड में सारे कॉमन बॉन्ड में आ जाते हैं। नॉमिनल, नॉमिनल होता है स्मॉल, ठीक है, बड़ा छोटा सा बॉन्ड, या सिमिलर। देखो, दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकती है यहाँ पे, कॉमन बॉन्ड या सिमिलर बॉन्ड। देखो, अब सबको इकट्ठा कर रहे हो, मतलब मान लो माला माला बना रहे हो। अब माला में क्या होता है, सबको कॉमन धागा दिया जाता है या सबको सेम धागा दिया जाता है? सबको कॉमन धागा दिया जाता है। इंटीग्रेशन में भी सबको कॉमन धागा दिया जाएगा, यानी कह रहा है ऑल द पीपल इन वन कॉमन बॉन्ड एंड नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और हिस्ट्री में बी। इट इज़ अ डैश सीमेंटिंग फोर्स whereby all kinds of people live dash peacefully. It is a weakening cementing force। इंटीग्रेशन की बातें चल रही हैं तो वीकनिंग तो नहीं है। नेचुरल सीमेंटिंग फोर्स, सीमेंट वाली फोर्स है, मतलब मजबूत फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग फोर्स। इट इज़ अ सिमिलर सीमेंटिंग। देखो, नेचुरल हो नहीं सकता, ठीक है ना, सेटल्ड हो नहीं सकता, सॉरी सिमिलर पड़ गया था मैं, सेटल्ड हो नहीं सकता, वीकनिंग हो नहीं सकता। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग फोर्स
मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो सीमेंट की तरह काम करती है, मतलब चिपका देती है। वेयर बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिव डैश पीसफुली, लिव सेपरेटली पीसफुली, लोग अलग अलग रहते हैं इंटीग्रेशन में, लिव जॉइंटली पीसफुली, लिव हैप्पीली पीसफुली, या लिव टुगेदर पीसफुली, लिव टुगेदर पीसफुली। ठीक है, लिव जॉइंटली पीसफुली नहीं, लिव टुगेदर पीसफुली। ठीक है, बड़ा इजी सा था आज वाला तो क्लोज टेस्ट। तो इजीली पांचों क्वेश्चन ठीक किए जा सकते थे आज वाले क्लोज टेस्ट के। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टेस्ट वाज वेरी वेरी इजी, बहुत इजीली 35+ तो स्कोर किया जाना चाहिए था। जिनका 35 से कम स्कोर आया है उनको अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की अभी ज़रूरत है। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।